हेलो एवरीवन, नमस्कार भाई। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम करते हैं अपना थर्ड शिफ्ट, यानी कि 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, लेकिन हमारी तीसरी वीडियो है ये। ठीक है, तो मैंने उसको थर्ड शिफ्ट बोल दिया। हिंदी की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर मतलब कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, उसमें हिंदी विषय के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लगातार कर रहे हैं। 2 वीडियो इसकी हम कर चुके हैं, आज हम तीसरी वीडियो कर रहे हैं। 17 तारीख की पहली शिफ्ट और 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उनको करें, उसके बाद में इस पर आए। आज हम 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के जो भी प्रश्न आए थे उनका अध्याय करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उन अध्याय का अध्ययन करेंगे। और हम ये अध्ययन कहाँ कर रहे हैं, ये आपके अपने चैनल पर, आरवी के यूट्यूब चैनल पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हिंदी का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐप पर प्रोवाइड कराया गया है। इसमें मैंने आपको सभी अध्यायों को कराया है, सबकी क्लास कराई हुई है। साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पीडीएफ भी अवेलेबल है क्लास की। और साथ के साथ में जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी अध्याय पढ़ने के बाद हमने उसकी प्रैक्टिस की, उसके प्रश्न किए, और वो भी प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं क्या वो हमने किए नहीं किए, तो मैंने उन सभी प्रश्नों को जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी कराया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ हिंदी की प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल अपने आरवी पर डाल दी गई है हिंदी की, उसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा। 6 घंटे में मैंने फुल क्रैश कोर्स कराया। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी वीडियोज हैं जो देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ और भी प्लेलिस्ट है, जिस भी विषय में आपको दिक्कत है आप उस विषय की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, चाहे फिर वो मैथ्स की हो, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी हो। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो बताएं भाई, मेरा पहला प्रश्न है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, बताएं। श्यामल किसे कहा जाता है, श्यामल कहा जाता है सांवले को। कहते हैं कि तुम्हारा कलर कैसा है, सांवला है, तो श्यामल। श्यामल किसका तद्भव रूप है, श्यामल तद्भव किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, सांवले का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, बताएं। शाखा मृग, देखिए शाखा मृग यानी शाखा पर रहने वाला, तो शाखा पर कौन रहता है, बंदर। तो बंदर के और कौन से हो जाते हैं, करपट, हरी, बानर, ये सभी के सभी किसके हैं, ये बंदर के पर्यायवाची। अगला प्रश्न क्या है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, कौन सा है। समुद्री जहाज जिस पर युद्ध करते हैं भाई, उसको हम क्या कहते हैं, युद्धपोत। क्या कहा जाता है, युद्धपोत। अच्छा, युग पुरुष क्या होता है, युग पुरुष कहा जाता है मतलब कोई महान पुरुष, पूरे युग का एक जो पुरुष होता है वो कहलाता है युग पुरुष। यांत्रिकी एक तरीके से वो होता है जिसमें आप देखोगे अस्त्र शस्त्र का आप क्या कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, उसके बारे में चीजें जान रहे होते हैं, कैसे बनेंगी, कैसे ठीक होंगी, किस तरीके की टेक्निक उसमें यूज करी गई है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। आपसे पूछा है सही अर्थभेद नहीं है, यानी जो गलत है आपको वो बताना है। तो गलत क्या है, अनल और अनिल, बाकी ठीक है। गलत क्यों है, इसलिए गलत है क्योंकि अनल अग्नि को कहा जाता है और अनिल पवन को कहा जाता है। अगर अग्नि यहाँ पहले लिखा होता तो ठीक होता। अनल किसको कहा जाता है, अग्नि को, लेकिन लिखा कहाँ है, बाद में, इसलिए ये गलत है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताएं। कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, या फिर वाक्य की रचना संबंधी अशुद्धि है, मतलब वाक्य आगे पीछे लिखा गया है ऐसा उसके क्रम की। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, बताएं क्या आपका उत्तर होगा। उत्तर आपका होना चाहिए कारक संबंधी अशुद्धि है। क्यों,
खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा या खिड़की खुलने पर? खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो से की जगह क्या हो जाएगा? पर। तो किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? ये हो गया। ठीक है, किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं बताएं आप। देखो, किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जो मतलब प्रायः पुल्लिंग का अर्थ है कि जो लगभग मतलब पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपसे पूछता है तो उसमें एक आध एक्सेप्शनल केस यानी अपवाद निकल सकता है, नहीं तो वो सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। तो वो आपके समुद्रों के नाम होते हैं, वो आपके पर्वतों के नाम होते हैं। पर्वतों के भी नाम जो होते हैं वो प्राय किस में आते हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं तो जिन पे फल आते हैं तो वो नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम, ये प्रायः किसमें लिए जाते हैं? ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? बताएं। हस्ताक्षर, रोम, को, दल या लोक। चार विकल्प आपके सामने दिए हैं, किसका प्रयोग एक वचन में होता है? बताएं भाई, आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, हस्ताक्षर हमने पढ़ा है, हस्ताक्षर किस में आता है? बहुवचन में आता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हस्ताक्षर का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, एक वचन में नहीं किया जाता है। रोमकूप, इनका प्रयोग भी किसमें होता है? बहुवचन के रूप में। ठीक है, मुझसे पूछा है लोग, लोग एक तो नहीं होंगे, जैसे मैं कहता हूं लोग खड़े हैं तो एक से अधिक खड़े हैं, तो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये बंदरों का दल है, ये मनुष्यों का दल है, तो मनुष्यों का व्यक्ति बहुत हैं, बंदर बहुत हैं, प्राणी विशेष बहुत हैं, लेकिन दल तो एक है ना, समूह तो एक है ना। तो समूह या दल का प्रयोग किसमें हो रहा है? एक वचन में हो रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, क्या है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, कौन सा कारक है? आपसे पूछा है कारक कौन सा है, बताएं आपका उत्तर क्या होगा? देखिए क्या लिखा है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। अब अलमारी में कहाँ रखे हुए हैं कपड़े? कोई साधन है? एक बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है, विभक्ति क्या होती है इसकी? विभक्ति होती है में या फिर पर। क्या विभक्ति होती है? में या फिर पर। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है? के लिए, मतलब हम किसी के लिए कोई चीज क्या कर रहे होते हैं? दे रहे होते हैं, उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक का। बात करता हूं कर्ता, तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने और कर्म को, तो ये विभक्तियां होती हैं, इनको भी आप साथ के साथ याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं भाई, इसमें प्रत्यय पूछा है आपसे, कौन सा प्रत्यय होगा? बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में लगते हैं, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं। ठीक है, जो शब्द के अंत में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो प्रश्न में क्या पूछा है? बनाकर। अब बनाकर अगर आप इसका विग्रह करते हैं, विग्रह का अर्थ होता है मेरे भाई, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बना धन कर, बना धन कर। तो मूल रूप क्या है? बना, बनाना एक मूल रूप है, मतलब कोई चीज बनाई, तो बना क्या है? मूल रूप। कर क्या हो जाएगा? कर आपका प्रत्यय हो जाएगा। कर आपका क्या है? कर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा, कौन सा प्रत्यय? कर। अगला प्रश्न, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? अब यहां पर भी देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी शब्द जो बनता है उसका एक मूल शब्द होता है, मूल रूप होता है। या तो आप उसके प्रारंभ में कुछ जोड़ेंगे, प्रारंभ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो उपसर्ग कहलाएगा। और अगर आप उसके अंत में जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा? विसर्ग, माफ कीजिए, अंत में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। उससे पूछा क्या है?
तरावट शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, ठीक है, मुझे ये चीजें बतानी है। तो मूल शब्द, अब तरावट का आप विग्रह करोगे तो क्या होगा, बताओ जरा, खुद से करके बताओ मुझे, तरावट का विग्रह क्या होगा। या भाई तरावट का क्या हो जाएगा, तरधन आवट, तरधन आवट, तरधन आवट, ठीक है। तरावट का विग्रह तरधन आवट। तो आपसे पूछा है मूल शब्द, तो आपको पता होना चाहिए तर क्या है, तर मूल शब्द हो जाएगा और आवट क्या है, आवट प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, बताएं। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। देखो, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी का विग्रह करो, क्या होगा, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी यही होगा ना, या आराम की कुर्सी आप कह सकते हो, या आराम के लिए कुर्सी। तो आपने इसका विग्रह किया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर विग्रह करने पर आराम के लिए कुर्सी, क्या लिखते हैं हम, आराम के लिए, आराम के लिए कुर्सी, ठीक है, यही लिखा, आराम के लिए कुर्सी, क्लियर है। अब आराम, दो शब्द होंगे अलग अलग, आराम के लिए कुर्सी, दो पद होंगे, दो शब्द होंगे, एक गौड़ होगा, एक क्या होगा, एक मुख्य होगा, एक गौड़ होगा, यानी कि एक उत्तर पद हो जाता है, बाद वाला वो प्रधान रहता है, एक प्रधान होगा, एक गौड़ रूप होगा, यानी एक प्रधान जो अपने आप में क्या होता है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, जिससे अर्थ निकल रहा होता है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, आराम के लिए क्या, आराम के लिए सोफा नहीं, आपने क्या कहा, आराम के लिए कुर्सी। तो ये क्या है, ये उत्तर पद है, और ये उत्तर पद क्या है, ये प्रधान पद है, क्योंकि इससे अर्थ में बदलाव आ रहा है। तो ये क्या है, प्रधान पद है। आराम क्या है, आराम गौड़ पद है, पूर्व पद है, ठीक है। तो जहां पर आप क्या देख रहे हो, बाद वाला पद उत्तर पद क्या है, प्रधान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, लक्ष्य, लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य, लक्ष्य, देखो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या हो जाता है, लाख, कितने लाख हैं, तो लाख के लिए हम क्या बोलते हैं, तत्सम में लक्ष्य। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, बताएं भाई आप लोग, क्या है। जैनेन्द्र शब्द का भाई बताएं क्या होगा, सही संधि विच्छेद। देखो जैनेन्द्र क्या लिखा है, जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद। अब जैनेन्द्र में जैन धन इंद्र क्या निकल के आ रहा होगा, जैन धन इंद्र, जैन से क्या निकाल रहे होगे आप, ए, वर्ण विच्छेद करने पे ए निकल रहा होगा, न, देखो वर्ण विच्छेद यही होगा इसका, न धन ए, यहां से क्या निकल के आ रहा होगा, ई, इतनी बात ठीक है। अब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे होंगे, ए का निर्माण कर रहे होंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा अब आप लोग ये बताएं इसमें संधि कौन सी है, कमेंट में आप लोग ये लिख के बता दें भाई मुझे कि इसमें संधि कौन सी है, आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, देखिए पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, उपविराम, क्या कहेंगे इसको, उपविराम। इधर से दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है,
उपविराम, ये क्या कहलाता है? अल्प विराम को हम अल्प विराम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह कहेंगे, इसको हम उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह आ जाता है। ये अल्प विराम, उपविराम, अगर आपने पढ़े हैं विराम चिन्ह तो आपको पता होगा ये उपविराम है, ये अल्प विराम है और ये उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। ये कौन सा होता है? तो ये आपका विवरण चिन्ह होता है। ये आपका विवरण चिन्ह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? बताएं कौन सा विशेषण है इसमें जो संख्या को दर्शा रहा है, बताएं। जैसे विशेषण में आप देखते हो ना, कोई रंग रूप अवस्था को दर्शा रहा होता है, तो इसमें संख्या दर्शाने वाला विशेषण बताएं। संख्या को दर्शाने वाला विशेषण, अब देखो चौड़ा लिखा हुआ है, शब्द चौड़ा, ये क्या है? आप कहोगे क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक, ठीक है, ये गुणवाचक है। मैं बात करता हूं दर्जन। दर्जन का अर्थ क्या होता है? एक दर्जन में 12 होते हैं, एक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। दर्जन के साथ में कुछ और लिखा होता तो मैं कह सकता था कि ये क्या है? ये 10 मीटर, जैसे 10 मीटर कपड़ा, ये क्या बता रहा है? अब ये परिमाण को बता रहा है, लेकिन दर्जन क्या बता रहा है? ये संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये संख्या की बात कर रहा है। 10 मीटर कपड़ा, ये परिमाण को बता रहा है। कितना परिमाण है? 10 मीटर, ठीक है। ताजगी, ताजगी किसकी बात कर रहा है? हम कहते हैं ना फल ताजी हैं, फल ताजी हैं। ताजा क्या होता है? ताजा एक भाव होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये भाव की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको बताना है, बताएं। मच्छर भिन भिनाते हैं, बताएं आपका उत्तर क्या होगा। क्रियाएं हमने पढ़ी हैं, प्रणर्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक और नाम धातु, ये 4 क्रिया रहती हैं। इसमें आप क्या देख रहे होगे? प्रणर्थक क्रिया क्या होती है? प्रणर्थक क्रिया में हम ये देखते हैं कि कोई एक कार्य अभी अभी समाप्त होके तुरंत दूसरा चालू हो जाता है। वो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया समझो पहले, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, प्रणर्थक की जगह मुझे लगा पूर्वकालिक लिखा है। कोई भी एक कार्य अभी अभी समाप्त होके दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है, यानी पूर्वकालिक क्रिया। प्रणर्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम अपना कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करा रहे होते हैं, ठीक है। तीसरी बात करता हूं संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया मिलकर एक अन्य क्रिया का निर्माण कर रही होती है, ठीक है। अब बात आती है नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो नाम धातु क्रिया होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण हो रहा होता है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। पूछा क्या? मच्छर भिन भिनाते हैं, तो भाई मेरे इसमें जो मच्छर क्या कर रहे हैं, क्रिया देखनी है ना, भिन भिना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मच्छर भिन भिना रहे हैं। तो मच्छर का जो भिन भिनाना है ना, वो भिन भिना रहे हैं, तो भिन भिनाते भिन भिन से बना है, और भिन भिन क्या है? ये एक संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। प्रश्न है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? देखिए, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? आपसे काल पूछा है। लता मंगेशकर क्या गीत गा चुकी हैं? नहीं। तो मैं इस तरीके से देखूंगा तो मुझे काल देखने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे तो काल में मुझे फिर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इन सबको चेक करना पड़ेगा, इनके भेद को। मैं विकल्प पे जाता हूँ, जब भी आपको समझ में ना आए विकल्प पे जाएं, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध की तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, यहाँ पे हर एक चीज स्पष्ट है ना। ऐसा थोड़ी लिखा है कि काश, अगर, ऐसा, मतलब इस टाइप में कुछ संदिग्ध, मतलब स्पष्ट ना होना चाहिए, यहाँ स्पष्ट है ना। लता मंगेशकर गीत गा रही है, संदिग्ध नहीं है, कुछ भी संदिग्ध नहीं है इसमें। सामान्य भूतकाल, अभी गीत गा रही हैं, तो भूतकाल की बात तो नहीं हो सकती है, ठीक है। अपूर्ण प्रवर्त वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, क्या कार्य समाप्त हो गया? क्या गीत गा चुकी? अगर यहाँ लिखा होता लता मंगेशकर गीत गा चुकी हैं, तो मैं कहता कार्य पूरा हो गया, उत्तर क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन लिखा क्या? लता मंगेशकर गीत गा रही हैं,
यानी कि अभी कार्य अपूर्ण है और वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का आपको वाच्य बताना है, क्या होगा, कौन सा वाच्य है इसमें, कर्तव्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, बताएं भाई इसका उत्तर क्या होगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, देखिए मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। अब आपसे पूछा क्या है, वाच्य, मुझे कर्म देखना है, कर्ता देखना है या भाव देखना है, तो इसमें क्या उपलब्ध है, मजदूरों के द्वारा क्या काटा गया, पेड़ काटा गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि कर्ता इसमें उपलब्ध है, आप कहोगे बिल्कुल उपलब्ध है। मजदूरों के द्वारा क्या काटा गया, पेड़ काटा गया, तो भाववाच्य तो हटा दो। अब आपके दो मैंने बता दिया एलिमिनेट करके, दो बचते हैं, अब आप इन दो में बता दो क्या आपका उत्तर होगा। मैंने आपको दो एलिमिनेट करके दे दिए, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य। मैंने आपसे क्या कहा, कर्ता उपलब्ध है, आप कहेंगे है, लेकिन कर्ता के साथ क्या कर्म उपलब्ध है, अगर कर्म उपलब्ध नहीं होता तो उत्तर क्या हो जाता, कर्तव्यवाच्य। मैंने कहा आप क्या लगा कर देखो, मजदूरों के द्वारा क्या काटा गया, आपको उत्तर मिला पेड़ काटा गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। आगे बढ़ते हैं। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएं। ठिठक जाना, रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या उदासी छा जाना। ठिठक जाना कहते हैं ना, ठिठक गए आप, चलते चलते एक जगह पर क्या हुए, रुक गए, रुक जाने को कहते हैं ठिठक जाना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, अभिज्ञ, पहले आपको ये पता होना चाहिए अभिज्ञ का मतलब क्या है, तो बताएं आपका उत्तर क्या होगा, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ या सर्वज्ञ। देखिए अभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ कहते हैं अनजान को, या अभिज्ञ कहेंगे अनजान को, आप लोग मुझे ये बताएं। जैसे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब जिसे सब कुछ पता हो एक तरीके से, ठीक है। अल्पज्ञ मतलब पता के संदर्भ में ले लो या आप मात्रा के संदर्भ में ले लो, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, सर्वज्ञ मतलब पूरा सब कुछ, ठीक है ना। उसी तरीके से अभिज्ञ और अनभिज्ञ, मतलब अभिज्ञ है अनजान है, अनभिज्ञ है वो अनजान नहीं है, तो आपका उत्तर अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति देखनी है आपको, देखो ये तीनों के तीनों क्या है, मुहावरे हैं। आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना और कठपुतली होना, लेकिन मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा गया है कि लोकोक्ति बतानी है, आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति कौन सी है, तो लोकोक्ति कौन सी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ठीक है। अब लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है साधारण तौर पर, तो लोकोक्तियां क्या हैं, लोक में प्रचलित हैं, यानी जो आम तौर पर बोली जाती हैं, जो लोगों ने बनाई हैं। मुहावरे क्या है, वो पहले से बने हुए, मतलब मुहावरे एक तरीके से चलते चले आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन लोकोक्तियों में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन भी कर लिया और उनको लोगों ने बनाया है, यानी लोक में प्रचलन में है, वो कहलाती हैं लोकोक्ति। एक और अंतर बता देता हूं आपको लोकोक्ति और मुहावरे में, कि लोकोक्ति का अर्थ जो है ना वो सीधा सीधा निकल के आ रहा होता है। जैसे क्या लिखा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आपको पता है बादल की बात करी जा रही है, और साथ ही साथ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा हु हल्ला करता है वो कुछ करता नहीं है, सीधा सीधा अर्थ निकल के आया ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, आस्तीन का सांप होना, आपको क्या पता लगेगा, आस्तीन का सांप है यानी दुश्मन है। अब आप आस्तीन का सांप मतलब छुपा हुआ दुश्मन, आस्तीन के सांप का अर्थ यही निकल के आता है ना, छुपा हुआ दुश्मन। तो मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा घुमा हुआ होता है, लेकिन लोकोक्ति का जो अर्थ होता है ना वो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, वात्सल्य रस को हटाकर कितने हैं, 9, वात्सल्य रस को जोड़कर कितने हो जाते हैं, टोटल 10 हो जाते हैं, कितने हैं 10, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताएं आप।
बताएं आपका उत्तर क्या होगा। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए जिसका, सो, जो, ये तीनों के तीनों संबंधवाचक हैं। क्यों? क्योंकि ये संबंध को दर्शाते हैं, किसी न किसी से संबंध को जोड़ रहे होते हैं। जैसे जैसे क्या मैं बोलता हूँ, जिसका, कहते हैं ना कि जिसका खाना है उसको मिलेगा, तो जिसका मतलब उसको, मतलब संबंध को दर्शा रहा है ना किसी व्यक्ति से। इसी प्रकार जो, सो, ये शब्द क्या है? संबंध को दर्शाते हैं, लेकिन आपको संबंध को नहीं दर्शा रहा है। आपको क्या है? आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। मतलब नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा है इस पंक्ति में, आप अलंकार बताएं कौन सा होगा इसमें। नील गगन सा, देखो अब चीजें समझने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है? नील गगन सा, यानी कि तुलना की जा रही है ना, कि नीला गगन है जैसा, वैसा हृदय क्या था? जैसे आसमान, गगन, अंबर, आकाश क्या है? शांत है। वैसे ही हृदय क्या है? हृदय भी मेरा शांत है एकदम। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, आसमान की हृदय से तुलना की जा रही है। उपमेय उपमान उपलब्ध हैं, बिल्कुल उपलब्ध हैं। मैं आपसे क्या कहता हूं इसमें? समान भाव धर्म, समान धर्म उपलब्ध है, के समान, यानी कि आकाश के समान। मैंने आपको क्या समझाया था उपमा में? उपमेय उपमान और उसके साथ साथ में समान धर्म, यानी समान धर्म में के जैसा, के समान, ये सब उपलब्ध होते हैं। तो ये किसकी पहचान है? ये उपमा अलंकार की पहचान है, क्योंकि इसमें उपमेय की उपमान में तुलना की जा रही है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? हरि शब्द का आपसे अनेकार्थी पूछा है। अनेकार्थी आप सभी जानते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी कहलाता है। तो देखिए सर्प, सिंह और सूर्य, हरि शब्द के तीनों अर्थ निकल के आते हैं, लेकिन दूध, हरि शब्द का कोई भी अर्थ दूध के संदर्भ में नहीं लिया जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला, इनको मिलाने पर क्या बनता है? इनको मिलाने पर कुंडलिया। अब इस गद्यांश को पढ़ें, फिर इसके प्रश्नों को हम करते हैं। क्या लिखा है? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है, ठीक है, तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप पैसेज को, गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया उसका शीर्षक क्या है या सार क्या है, जब तक आपने समझा नहीं है आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहले आप पूरे गद्यांश को पढ़ें, जिससे आपको पता लगे कि किसके बारे में बात की गई और क्या बात की गई, ठीक है। अब हमने इस गद्यांश को पढ़ा तो हमें क्या समझ में आ रहा है?
हमें चीज समझ में आ रही है कि व्यक्ति के कार्य को बताया गया है कि छोटा बड़ा नहीं देखा जाना चाहिए, वो मन लगाकर अगर किसी भी कार्य को पूर्ण कर रहा है ना, वो जरूरी होता है। ठीक है, अब हम प्रश्नों को देखते हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो यहां पर आप देखोगे सीधा सीधा में समझ में आया, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, कि आप कितने अच्छे से कार्य को कर रहे हैं। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, नहीं, क्या है, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसका शीर्षक देखिए, पूछ लिया ना आप शीर्षक। शीर्षक में आपको मैंने क्या बताया, आपको समझ में आ गया कि काम की बात, कर्मनिष्ठा या काम की महिमा। देखो दो नहीं होंगे, इन दो में बता दो, कर्मनिष्ठा या काम की महिमा। शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? कर्मनिष्ठा, यानी कर्म के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी लगन है, कितना लगाव है। इसको सरल वाक्य बनाना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सरल वाक्य क्या हो जाएगा इसका? दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, नहीं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और आ गया इसमें, तो नहीं होगा। सरल वाक्य, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, इसमें कोई भी संयोजक शब्द वगैरह कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर के लिए पर्यायवाची, ये तो बहुत आसान है। देखो, बेहतर कहते हैं कोई चीज बहुत अच्छी होती है उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? भाई ये भी कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बड़ा आसान है, बच्चे बच्चे को पता है। सूरसागर, सूर लहरी, ये किसकी लिखी हुई है? ये सूरदास जी की लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास बताएं। मागधी या मागधी अपभ्रंश? देखो, बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो किसकी बात करी गई है बताओ? रीत की बात करी गई है क्या? भीतर और बाहर स्थान की बात करी गई है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्थानवाचक। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो ये तो देखकर ही पता लग रहा है, नीरद है, बाकी नहीं है। ठीक है, कूल और कुल, कुल और कूल श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। मैंने आपको बताया था एक साइड, इससे पिछले वाली वीडियो में शायद मैंने बताया आपको। कूल, कूल किसका होता है? किनारे, तट, किनारा या तट को कहते हैं कूल। तो कुल क्या होता है? कुल बात की जाती है मतलब वंशज, कुल है ये वंश है, एक वंश। ठीक है, तो ये इसका सही अर्थ भेद पूछा है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। पहले वाला कुल लिखा है, ये देख लेना, कुल लिखा है पहले, कुल लिखा है, कुल लिखा है कुल का वंश और कुल का किनारा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या है? जो हथियार हम फेंक कर चला देते हैं, बताओ उसे हम क्या कहेंगे? इसके लिए एक शब्द बताना है, बताएं क्या होगा? जो हथियार हम फेंक कर चलाते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे? अस्त्र या शस्त्र? जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र कहलाता है, और जो हाथ में लेके मतलब हाथ में लेके चलाया जाता है, तलवार हो गई, बंदूक हो गई, वो क्या हो जाता है? वो शस्त्र हो जाता है। ठीक है, अस्त्र फेंक कर चलाया, शस्त्र क्या हो गया? जो हाथ में लेके चलाया। और भाला आप जानते हैं फेंक कर चलाया जाता है, लेकिन भाला अलग से लिखा गया है, तो भाला और गुलेल ये हो नहीं सकते। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो बताएं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है भाई। बाणभट्ट या बादशाह नयन, तुलसीदास तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके यहाँ पर 38 प्रश्न जो भी आए हुए थे
सभी के सभी कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई भी समस्या, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें, मैं उसको देखूंगा। मुझे लगेगा आपकी बात ठीक है भाई, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आरबी की वेबसाइट पर जाएं, विजिट करें, और आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट मिलेंगे, उनको जाके आप सॉल्व करें, अपना आकलन करें, देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।